हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग अ न्यू वे। सो अभी तक हमने पॉलिटिकल के 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने अभी तक पढ़ लिया है कि किस तरीके से कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है 2 पार्ट्स के अंदर, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर, और किस तरीके से 1971 का इलेक्शन कांग्रेस आर जीत जाती है कांग्रेस ओ को हराते हुए। सो नाउ इन दिस चैप्टर हमें क्या पढ़ना है, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, कि किस तरह से डेमोक्रेसी के मतलब पॉलिटिक्स के अंदर किस तरीके से क्राइसिस आए। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होता है वो होता है पॉलिटिक्स आफ्टर 1971। पॉलिटिक्स आफ्टर 1971। 1971 के इलेक्शन अभी हो चुके हैं, उसके अंदर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। उसके पास पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्राइसिस आते हैं हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। 1971 के अंदर क्या होता है, एक स्लोगन निकाला जाता है, गरीबी हटाओ। ये स्लोगन किसने दिया होता है, कांग्रेस आर ने, जो कि किसकी पार्टी होती है, इंदिरा गांधी की पार्टी। इंदिरा गांधी की पार्टी ने एक नया स्लोगन निकाला है जिसका नाम होता है गरीबी हटाओ। ओके, सो इस स्लोगन का जो इस स्लोगन से कोई कंडीशन अच्छी तो नहीं होती, पर इस स्लोगन फिर भी दिया जाता है। और लेकिन इस स्लोगन से कोई कंडीशन अच्छी नहीं होती, इससे दिक्कत क्या आ जाती है कि हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी यूएसएसआर के साथ साइन कर ली होती है, तो यूएस से हमारी मदद करने से मना कर देता है। वो कहता है कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे अब से। और इसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल के प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। और जो कमोडिटी होती है, कमोडिटीज़ मतलब सामान, जो भी हमारा इसेंशियल सामान होता है, जस्ट लाइक फूड ग्रेन्स, वीट, राइस, कोई भी ऐसा इसेंशियल सामान जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनके प्राइस बढ़ चुके हैं। अब प्राइस बढ़ जाता है तो लोग सामान खरीद नहीं पाएंगे। मतलब प्राइस बढ़ने का टिपिकली मतलब हमारा जो हिंदी में क्या है वो होता है महंगाई। और जब महंगाई आ जाती है कंट्री के अंदर तो हो जाता है क्या हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करना शुरू कर देता है। जस्ट लाइक आजकल है, आज के टाइम के अंदर सामान मतलब ऑयल के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, कोविड की वजह से जो भी सिचुएशन है, हम क्या करते हैं, करंट गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से उस टाइम पे भी हो रहा था। कमोडिटी जो थी उनके प्राइस इंक्रीज़ हो रहे थे, एंड जो लोग थे उन्होंने करंट गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू कर दिया था। अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो गई थी, जॉब्स नहीं रही थी लोगों के पास। ठीक है, हम आगे जाके इसका मैं आपको रीज़न क्लियरली बताऊंगी कि जॉब्स क्यों नहीं रही और क्यों इतनी ज़्यादा गरीबी हो गई। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, ग्रोथ लो हो जाती है। कोई सा भी सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई भी सेक्टर हो, उसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ जो होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, एकदम से डिक्रीज़ कर जाती है ग्रोथ। क्यों डिक्रीज़ कर जाती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मानसून का फेलियर हो जाता है। मानसून फेल हो जाता है, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन हो जाता है, इंडस्ट्रीज़ को सामान नहीं मिलता तो इंडस्ट्री सेक्टर डाउन हो जाता है। एक्चुअली ये सब एक चैन से बंधे हुए हैं, इसलिए इन सब के अंदर एक साथ ही फॉल एंड डाउन हो जाती हैं सारी चीज़ें। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा परेशान होती है महंगाई के कारण कि वो क्या करती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी रोक देती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी रोक दी गई। अब इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है, जनरल पब्लिक है, या उनकी जो क्या कह सकते हैं आप, जो उनकी पार्टी के अंदर के लोग हैं, और या फिर अपोजिशन पार्टी है, उन सब के अंदर डिससेटिस्फेक्शन आ गया। वो क्या चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट को हटाओ, हमें इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पर सभी चीज़ें डिक्रीज़ हुई हैं, लेकिन जो बढ़ता है वो क्या है, टेररिज्म। टेररिज्म क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या था, 1971 के अंदर मैंने आपको बताया था कि वॉर हुआ था हमारा पाकिस्तान के साथ। क्यों, क्योंकि हमें बांग्लादेश को आज़ाद करवाना था। जब बांग्लादेश को हम आज़ाद करवा रहे थे, तो जब बांग्लादेश ने हमसे हेल्प मांगी थी, उस टाइम पे क्या हुआ, बहुत से लोग बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया की साइड मूव ऑन कर गए थे। इसी के कारण क्या हुआ था, देश के अंदर पॉपुलेशन बढ़ी तो गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इसकी वजह से ही जो करंट गवर्नमेंट है उसे बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। इसी की वजह से एक चीज़ और होती है, टेररिज्म बढ़ जाता है। एक ग्रुप पैदा हो जाता है टेररिज्म का इंडिया का, जिसका नाम है नक्सलवाद। ये नाम आप याद रखिएगा, नक्सलिस्ट। ओके, ये नाम बहुत फेमस है एंड इसका बहुत यूज़ भी होगा। ओके, सो यहाँ पर क्या है, अभी टेररिज्म बढ़ चुका है, और मार्क्सिस्ट ग्रुप जो होता है उसने क्या कर रखा है, इंक्रीज़ हो गया बहुत ज़्यादा। लोगों के बीच में डिससेटिस्फेक्शन आ गया है गवर्नमेंट को लेकर, और वो अब क्या करती है, प्रोटेस्ट। उन लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। अब वो चाहती है कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हट जाए। सो पहला प्रोटेस्ट की जो हमें कहानी या जो मूवमेंट की कहानी देखने को मिलती है, वो कहाँ देखने को मिलती है, गुजरात में। सो फर्स्ट मूवमेंट कैसे शुरू होता है ये, in January 1974, students in Gujarat started protest against rise in price of food grains and oil and corruption increase. जो वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। क्यों, क्योंकि उनके वहाँ के जो फूड ग्रेन्स मतलब वीट, राइस, इन सब के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऑयल के भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और करप्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि करंट गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर रही है, तो इसलिए वो उसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इस प्रोटेस्ट के उनकी हेल्प करने कौन जाता है,
लीडर का नाम आप बहुत फेमस है, मोरोजी देसाई। मोरोजी देसाई जी क्या करते हैं, वो जो होते हैं वो करंट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने जाते हैं और वो क्या करते हैं, इनडेफिनाइट फास्ट पे चले जाते हैं। वो कहते हैं कि गुजरात के अंदर इलेक्शन करवाओ वरना मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ। उन्होंने भूख हड़ताल करी एंड फाइनली इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया गवर्नमेंट के ऊपर कि असेंबली इलेक्शन वर हेल्ड इन गुजरात इन जून 1975। 1975 जून के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया कि उन्हें मजबूरन कांग्रेस को क्या करना पड़ा, स्टेट इलेक्शन हेल्ड करवाने पड़े। और इस इलेक्शन हेल्ड हुए और हेल्ड होते ही कांग्रेस बुरी तरीके से गुजरात में हार जाती है। सो दिस इज़ कॉल्ड गुजरात मूवमेंट। ओके, सो नाउ विच इज़ आवर नेक्स्ट मूवमेंट जो होता है गुजरात के बाद, वो होता है बिहार के अंदर। ओके, सो इन मार्च 1974 बिहार के अंदर भी जो स्टूडेंट होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, सेम रीज़न, सामान जो भी सामान है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट है एंड करप्शन है। तो इसकी वजह से ही बिहार के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसके खिलाफ़, करंट गवर्नमेंट के खिलाफ़ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। करंट गवर्नमेंट होती है इंदिरा गांधी की। स्टूडेंट इनवाइटेड JP नारायण, ये बहुत फेमस लीडर है, इनका पूरा नाम JP नारायण का नाम जो है वो पूरा नाम है जयप्रकाश नारायण। ओके, नाम याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को इनवाइट करता है स्टूडेंट, कहते हैं वहाँ के बहुत फेमस लीडर थे। तो जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि JP नारायण से कि आप हमारे साथ आएँ और हमारे साथ प्रोटेस्ट में हिस्सा लें। JP नारायण क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इनविटेशन, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये जो मूवमेंट होगा ये नॉन वायलेंट होना चाहिए, जस्ट लाइक गांधी जी की तरह नॉन वायलेंट, कोई मारपीट नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, किसी को हार्म नहीं होना चाहिए इससे, एंड विल नॉट लिमिटेड इटसेल्फ टू बिहार। वो कहते हैं कि ये जो मूवमेंट होगा ये बिहार में नहीं होना चाहिए, ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर फैल जाना चाहिए, इतना क्या कह सकते हैं, प्रभावशाली होना चाहिए मूवमेंट। ओके, सो JP नारायण डिमांडेड द डिसमिसल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट इन बिहार एंड गेव ए कॉल फॉर टोटल रिवॉल्यूशन। ओके, सो JP नारायण जो होते हैं वो डिमांड करते हैं, वो इस मूवमेंट में क्या डिमांड करते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट को बिहार से टोटली हटा दिया जाए। क्यों, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रही है, उसकी वजह से गवर्नमेंट होते हुए भी यहाँ पर प्राइस सब कुछ हाई हो चुका है, हमें एक न्यू गवर्नमेंट की ज़रूरत है। सो ये इनकी डिमांड होती है इस मूवमेंट में। सो गिव ए कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन, यही होता है जो पूरी तरीके से रेवोल्यूशन लेकर आ जाता है एक तरीके से, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर। द गवर्नमेंट रिफ्यूज़ टू रिज़ाइन, लेकिन यहाँ पर जब गवर्नमेंट के पास डिमांड जाती है कि हमने गुजरात की तरफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, जैसे गुजरात को तुमने छोड़ दिया था इलेक्शन करवाए वैसे यहाँ पर भी करवाओ, तो अब की बार गवर्नमेंट मना कर देती है। गवर्नमेंट कहती है हम बिहार में इलेक्शन नहीं होने देंगे। सो अगर उन्होंने रिज़ाइन करने से मना कर दिया, सो JP नारायण वांटेड टू स्प्रेड बिहार मूवमेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। वो चाहते थे कि ये जो मूवमेंट है ये अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री के अंदर फैल जाए। कौन सा मूवमेंट, बिहार मूवमेंट पूरे कंट्री के अंदर फैल जाए ताकि हम कांग्रेस के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर सकें। ओके, ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा फैल गया था कि रेलवे गेव ए कॉल फॉर नेशनल वाइड स्ट्राइक। रेलवे जो थी पूरी के पूरे कंट्री की स्ट्राइक पे चली गई थी जो रेलवे है। ओके, इन 1975 JP लीड ए पीपल मार्च टू पार्लियामेंट, उन्होंने एक मार्च भी इन 1975 में लीड करी थी, जो कि कहाँ से थी, बिहार से लेकर पार्लियामेंट तक की एक मार्च उन्होंने डिसाइड करी थी। ओके, टू मूव बोथ मूवमेंट वर सीन एज ए एंटी कांग्रेस एंड रेदर देन अपोजिंग द स्टेट गवर्नमेंट। इस मूवमेंट, आप दोनों मूवमेंट में देखेंगे तो वो सिर्फ इंदिरा गांधी को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब करंट की जो गवर्नमेंट है उसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि दोनों मूवमेंट ही एंटी कांग्रेस मूवमेंट है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए मूवमेंट है। ओके, इट्स सीन एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की लीडरशिप के लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको लीडर नहीं होना चाहिए। ओके, सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। इस चैप्टर के अंदर जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं उसकी कहानी थोड़ी इससे आगे से शुरू होगी, आपको ये सब जानना ज़रूरी है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो पार्लियामेंट मीन्स करंट गवर्नमेंट कह सकते हैं आप, जो भी मतलब गवर्नमेंट है उसके बीच में, और जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये जितने भी कोर्ट्स हैं इनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या विवाद है। आपको पता ही होगा कि ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट क्या कह सकते हैं आप एलिमेंट है हमारी पॉलिटिक्स के। ओके, In this period there is a lot of conflict between judiciary and parliament. इस टाइम के अंदर हमें बहुत से ही कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं जुडिशरी एंड पार्लियामेंट के बीच में। सो पहला जो कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है वो होता है
ये सारे कॉन्फ्लिक्ट आप याद रखिएगा क्योंकि 3 कॉन्फ्लिक्ट है, इनको अच्छे से याद रखिएगा। ओके, सो पहला कॉन्फ्लिक्ट होता है कि पार्लियामेंट कहती है, मतलब पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट होती है वो कहती है क्या हम जो फंडामेंटल राइट है उन्हें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बात, ये जो अपील होती है ये लेकर कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे एकदम रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि फंडामेंटल राइट्स लोगों का हक है और उसे आप पार्लियामेंट इसके अंदर या कोई भी नेता या कोई भी जो गवर्नमेंट है वो इसके अंदर कोई हेर फेर नहीं कर सकती। ओके, सो डू पार्लियामेंट डिक्रीज द राइट टू प्रॉपर्टी, क्या किसी की संपत्ति पे जो अधिकार है क्या वो पार्लियामेंट कम या ज़्यादा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं, आप ऐसा भी किसी की संपत्ति पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते। डू पार्लियामेंट डिक्रीज फंडामेंटल राइट फॉर गिविंग इफेक्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो पार्लियामेंट है क्या वो फंडामेंटल राइट्स को डिक्रीज़ कर सकती है ताकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है। आप देखें इन तीनों चीज़ों के अंदर पार्लियामेंट ने अपील करी है और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है लोगों के हक के अंदर। ओके, सो अब मना कर देते हैं तो इससे पार्लियामेंट और जुडिशरी में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसका जो आपको मेन जो आपको एक केस के अंदर देखने को मिलता है, केस का नाम है, इस केस का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती केस। ओके, केशवानंद भारती केस, इसके अंदर बताया जाता है द कोर्ट गेव ए डिसीजन दैट देयर आर सम बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दिस फीचर। कॉन्स्टिट्यूशन के खुद के कुछ फीचर्स हैं एंड जो पार्लियामेंट है वो उन्हें कभी भी बदल नहीं सकती इन फीचर्स को, क्योंकि ये फीचर्स जो हैं वो पार्लियामेंट के नहीं हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं। ओके, आफ्टर दिस डिस्कशन, इस डिस्कशन के बाद ये जब केशवानंद भारती केस ख़त्म होता है, इसी के बाद क्या हो जाता है, सडनली कुछ टाइम बाद एक वैकेंसी निकलती है, किसके लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज होते हैं वो। ओके, इनकी पोस्ट खाली जाती है। इस टाइम पे एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है जो कि हम इसके पढ़ेंगे। इट रूल टू अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए सीनियर मोस्ट जज की वैकेंसी खाली है और इसके लिए हमें अपॉइंट करना है। कौन अपॉइंट करता है ये बात आपने लास्ट ईयर पढ़ी होगी और ये बात आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, बट इन 1973 क्या होता है, गवर्नमेंट एक बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन लेती है। वो क्या करती है, 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सिलेक्ट नहीं करती, वो एक ऐसे जज को सिलेक्ट करती है जो कि इतना सीनियर नहीं होता। वो कौन होते हैं, A.N. राय, नाम याद रखिएगा, A.N. राय। और अभी आपको आगे जाके पता चलेगा कि इन्हें सेलेक्ट क्यों करा गया, A.N. राय जी को। ओके, सो A.N. राय ऑफ CGI जो है हमारे मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। ये बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन होता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर बहुत से एलिगेशंस लगाए जाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, जो कि इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सो ऑन जून 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट पास्ड ए जजमेंट डिक्लेयरिंग इंदिरा गांधी इलेक्शन टू लोकसभा इनवैलिड। इस लाइन का मतलब ये है कि इंदिरा गांधी जो हैं वो लीगल मतलब आप कह सकते हैं कि वो लीगली एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इनवैलिड हैं। क्यों, इसका हम आगे पढ़ेंगे। ऐसा किसने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है, और वो भी कौन से जस्टिस ने, मतलब कौन से जज थे उस टाइम पे, जगमोहन लाल सिन्हा। आप ये सब याद रखिएगा, कौन से कोर्ट ने कहा है, इलाहाबाद कोर्ट ने। सो इलाहाबाद कोर्ट ने ऐसा डिक्लेयर कर देता है 12 जून 1975 को कि जगमोहन लाल जो सिन्हा होते हैं डिक्लेयर करते हैं, जो जस्टिस होते हैं वहाँ के, कि जो इंदिरा गांधी है वो इलीगल लोकसभा मेंबर हैं, ठीक है, और वो PM नहीं बन सकती। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि एक सोशलिस्ट लीडर होते हैं जिनका नाम होता है राज नारायणी, नाम याद रखिएगा, राज नारायणी। ये क्या करते हैं, एक पिटीशन, एक आप कह सकते हैं केस अगेंस्ट इंदिरा गांधी करते हैं, और उसमें वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने क्या करा है, गवर्नमेंट सर्विसेज यूज़ करी कैंपेनिंग के टाइम पे। कैंपेनिंग मीन्स जब इलेक्शन होते हैं उससे पहले जो प्रचार करते हैं उसे कैंपेनिंग कहते हैं। इसके अंदर कहा गया कि इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट मटेरियल यूज़ करा है, जैसे आप कह सकते हैं गवर्नमेंट की कार्स, गवर्नमेंट के लोग, ऐसे एम्प्लॉयज़, उनको यूज़ करा गया है इस कैंपेनिंग के अंदर। जब ये बात कही गई, और ये अलाउड नहीं होता क्योंकि इलीगल है, जब इलेक्शन होते हैं तो आप गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, चाहे आप कोई सी भी पार्टी के मेंबर हो, चाहे आप कोई सी भी कितने बड़े लीडर हो। ओके, सो गवर्नमेंट सर्विसेज यूज़ करेगी कैंपेन में, ऐसा राज नारायण जी का कहना था, नारायणी का। इन्होंने कोर्ट के अंदर
अपील डाली तो ये जजमेंट ट्रू हुआ, पता चला कि हाँ जी इंदिरा गांधी जी ने तो यूज़ करा है। जब ये बात पता चलती है तो इसका मतलब क्या है कि वो तो इलीगल हो गई, क्योंकि ये तो अलाउड ही नहीं है। तो इलीगल जैसे ही घोषित किया जाता है तो ऑन जून 24 तो उन्हें अभी तक सिर्फ इलीगल घोषित किया, उनसे ऊपर कोई सज़ा नहीं थी। ये वाला केस फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक पार्शियल स्टे ऑन हाई कोर्ट ऑर्डर, वो एक स्टे लगा देता है हाई कोर्ट ऑर्डर पे। वो क्या कहता है, शी कुड रिमेन MP बट नॉट टेक पार्ट इन लोकसभा। ये कहते हैं यहाँ पर क्या होता है, जून 24 के अंदर कि डिक्लेयर करता है कि भाई इंदिरा गांधी कहते हैं कि आप इलीगल हो, अब आपको क्या करना है, आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। आप MP तो नहीं रहोगे, मतलब MP हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, लेकिन लोकसभा नहीं जा सकते आप किसी भी कार्रवाई के अंदर, मतलब कोई भी कार्रवाई हो कंट्री से रिलेटेड आप